Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 2.1 इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन द वेस्ट। पश्चिम के देशों में किस तरह से समाजशास्त्र आया। ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग एंड थिंकिंग अबाउट देयर सोसाइटी। मनुष्य जो है, ह्यूमन बींग्स, वो हमेशा इस बात पर बहुत इंटरेस्ट दिखाए, रुचि दिखाए कि उनका समाज क्या है, उनको ये जानना है। वो अपने समाज के बारे में सोचते हैं, आप अपने समाज के बारे में सोचते हैं। When we study the history, we will find that sociological insights were found at that time. जब हम लोग इतिहास पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे कि उस समय भी, इतिहास में भी बहुत सारा समाज हम लोग को मिलेगा। We can say that though this discipline does not have a long history, it does have a long past. अब देखिए, इतिहास के रूप में देखेंगे तो अगर हम लोग समाजशास्त्र के बारे में बात करें तो ये बहुत बड़ा इसका इतिहास नहीं रहा है। ठीक है, इतिहास में समाज के बारे में, समाजशास्त्र के बारे में, इसके अनुशासनों के बारे में बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। कहने का मतलब बहुत पुराना इतिहास नहीं है इसका, लेकिन ये जो समाज है इसका पास्ट है, ये बहुत वर्षों से, बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। Some scholars trace the origin of sociology from the economics of Kautilya and politics of Aristotle. अब कुछ जो विद्वान हैं, स्कॉलर्स हैं, वो बोलते हैं कि सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र कहाँ से आया। वो इसका सबूत देखते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र में और एरिस्टोटल के राजनीति में। फॉर एग्जाम्पल, आइए आगे देखते हैं और क्या बोल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, the statement of Aristotle reflects that man is a political, that is social animal, sowed the seeds of sociology. उदाहरण के लिए एरिस्टोटल का एक स्टेटमेंट है जिसमें वो कहते हैं कि मनुष्य क्या है। मनुष्य एक राजनीतिक जानवर है, एक सामाजिक जानवर है। ठीक है, वो एक समाज में रहता है, वो लोग, मनुष्य एक साथ रहते हैं, समूह बना के रखते हैं। और ये जो समाज शास्त्र आज हम लोग पढ़ रहे हैं, जिस समाज में हम लोग जी रहे हैं, इसका बीज बहुत वर्षों पहले, हजारों लाखों वर्षों पहले बोया गया था। जो नियम कानून हम लोग मानते हैं, जिस तरह की समाज की संरचना हमने की है, वो आज का नहीं है, हजारों करोड़ों साल पहले से ये चली आ रही है। Some other trace it to the writings of French scholars, especially Montesquieu, who offered a classification of societies including the simplest one of hunters and food gatherers. अब देखिए, जो फ्रेंच स्कॉलर्स लिखे थे उनमें भी हम लोग को समाजशास्त्र के बारे में पता चलता है, समाज के बारे में पता चलता है। अब यहाँ पे एक फ्रेंच स्कॉलर मॉन्टेस्क्यू के बारे में बोला जा रहा है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ ये कौन थे। ठीक है, देखिए, आप इनका इमेज देख सकते हैं, ये है। ठीक है, ये आपके फ्रेंच स्कॉलर थे। आगे देखिए, तो बोल रहा है कि वो बोलते हैं कि जो समाज है, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी, इसमें सबसे पहले के जो लोग थे, एकदम सिंपलेस्ट वन, जो कि हंटर्स थे, शिकार करते थे, खाना इकट्ठा करते थे, तब से समाज चलता आया है। लोग समूह में पहले से ही रहते हैं। Thus, we take help of classical writings when we want to understand an ancient society. जब हम प्राचीन समाज के बारे में समझना चाहते हैं तब हम लोग को क्या लेना होगा, जो क्लासिकल राइटिंग्स हैं, ठीक है, उनका मदद लेना होगा, जिनमें आपको प्राचीन सभ्यताओं के बारे में, प्राचीन समाज के बारे में काफ़ी जानकारी मिलेगी। आगे देखिए क्या बोल रहा है, एक एक लाइन आपको मैं पढ़ाता जाऊंगा, तो ध्यान से पढ़िए। However, one should make a distinction between taking interest in the understanding society and its affairs, and the study of society as a profession. Right from the beginning, human beings have been interested in understanding their society. But sociology as a subject emerged after the French Revolution of 1789. देखिए, यहाँ पे एक फुल स्टॉप होगा एक्चुअली। बोल रहा है कि एक इंसान को जब वो सोशियोलॉजी पढ़ रहा है, ठीक है, तो उसको ये चीज़ समझना होगा कि आपको समाज के बारे में पढ़ना है, तो समाज
और समाज किस तरह से काम करता है, ठीक है, इस दोनों के बीच में डिफरेंस है। क्या बोल रहा है? डिस्टिंक्शन बिटवीन टेकिंग इंटरेस्ट इन अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी एंड इट्स अफेयर्स, अरिड द सोसाइटी एंड द सोसाइटी और द प्रोफेशन, ठीक है। अब देखिए, समाज जो है वो एक पेशा भी है, तो आपको ये सब इसके बीच में क्या अंतर है वो भी समझना होगा। अब प्रारंभ से ही, राइट फ्रॉम द बिगनिंग, जो ह्यूमन बींग्स थे, जो मनुष्य हैं, वो समाज के बारे में जानना चाहते थे, ठीक है। लेकिन सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, ये एक विषय के रूप में कब आया? फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, फ्रांस में जो क्रांति हुई थी 1789 में, तब से हम लोग सोशियोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है। The French Revolution brought about a tremendous socio-political change in society, leading to a disruption of family life and other social relation. अब देखिए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो था, फ्रांस की जो क्रांति थी, उसमें सामाजिक और राजनीतिक बहुत सारे बदलाव आए थे समाज में। परिवार का जो जीवन था उसमें बदलाव आया था, समाज में जो लोगों का एक दूसरे के संग संबंध था उसमें बदलाव आया था। अगर आप फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़े हैं तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें ये पता होंगी। हमारे मोबाइल एप्लीकेशन से अगर आप पढ़ रहे हैं तो सोशल साइंस बोल के भी एक चैप्टर है, सब्जेक्ट है राधा, उसमें भी आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा। अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड, सम सोशल थिंकर्स ऑफ दैट टाइम वर कंसर्न्ड अबाउट बिल्डिंग देयर सोसाइटी अन्यू। अब देखिए, कुछ जो सोशल थिंकर्स थे, जो समाज को लेकर सोच रहे थे उस समय, वो ये चाहते थे कि वो एक नया समाज बनाए अपने लिए। वन सच थिंकर वॉज क्लॉडी हेनरी दे सेंट सिमोन। और उस समय एक जो थिंकर थे उनका नाम यहाँ दिया गया है, क्लॉडे हेनरी दे सेंट सिमोन, ठीक है। आइए इनका भी मैं आपको दिखाता हूँ इमेज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इनका भी इमेज आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये इनका इमेज है, ठीक है, हेनरी दे सेंट सिमोन। अब इस इनका पूरा नाम हम आपको वहाँ बता चुके हैं। अब आगे देखिए, he said that for bringing about changes in society, we must first of all study it in all its aspect so that we knew where the problem lay. वो कहें कि अगर हम लोग को समाज में बदलाव लाना है तो सबसे पहले हम लोग को ये पढ़ना होगा, ये समझना होगा कि समाज में क्या क्या चीज़ें होती हैं, और ये भी समझना होगा कि समस्याएं कहाँ कहाँ पर हैं। क्योंकि जब तक आप सारे एस्पेक्ट्स को नहीं देखेंगे तब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि समाज में क्या है। फिर जब तक आप सब चीज़ों को नहीं देखेंगे आप ये भी नहीं समझ पाएंगे कि परेशानियां क्या हैं। दिस लाइन ऑफ रीजनिंग वॉज फर्दर डेवलप्ड बाय सेंट सिमोन्स डिसाइपल ऑगस्ट कॉम्टे, born in 1798 and died 1857, who is also known as the father of sociology. अब सेंट सिमोन्स के जो डिसाइपल थे, जो उनको मानते थे, ठीक है, उनका ये जो तर्क था, ये जो रीजनिंग था, वो जो उसको आगे बढ़ाए। और ऑगस्ट कॉम्टे, जिनका जन्म 1798 में हुआ था और मृत्यु 1857 में हुआ था, वो सोशियोलॉजी को और आगे बढ़ाएं और उनको सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र के पिता के नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ सोशियोलॉजी माना जाता है। Comte argued that the methods used in physics should be used for the study of society. अब कॉम्टे कहते हैं, वो ये तर्क देते हैं कि जिस तरह से हम लोग फिजिक्स को समझने के लिए हमारे पास मेथड्स हैं, उसी तरह से हम लोग को समाज के ऊपर भी अध्ययन करना होगा। वी हैव टू स्टडी सोसाइटी एंड देयर शुड बी मेथड्स ऑफ स्टडिंग सोसाइटी। Such a study would reveal the law of evolution and the laws of the functioning of society. अब देखिए, ये जो आप यहाँ पे, ये एक्चुअली यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक है, ये टॉज नहीं होगा, ये लॉज होगा, LAWS। तो बोल रहा है कि वो जो आप स्टडी करेंगे उस स्टडी में क्या होगा, उस स्टडी में किस तरह से विकास हुआ समाज का, किस तरह से बदलाव होता गया, किस तरह से समाज का जो की नियम है
ठीक है, समाज का जो काम है, किस तरह से समाज कार्य करता है, हर एक चीज़ को हम लोग देखेंगे, बदलाव को समझेंगे. ऑन टू दिस नॉलेज वॉज अवेलेबल, वी वुड बी एबल टू बिल्ड सोसाइटी साइंटिफिकली. अब देखिए, जब हम लोग के पास ये जानकारी रहेगा कि समाज किस तरह से इवोल्यूशन हुआ था, उसका क्या क्या नियम थे, कैसे कैसे उसमें बदलाव होते गए, साथ ही साथ फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी, समाज किस तरह से काम करता है, तब हम लोग ये समझ पाएंगे कि समाज क्या होता है और हम लोग जो समाज है उसको वैज्ञानिक रूप से, ठीक है, सही से उसका निर्माण कर सकेंगे. Thus, the programs of social reconstruction should follow a scientific understanding of society. इसलिए जब हम लोग समाज की संरचना कर रहे हैं, वापस से बना रहे हैं इसको, तब हम लोग को वैज्ञानिक समझ होना चाहिए समाज का. In the following pages, we would like to discuss the ideas of classical and modern thinkers of sociology. अब देखिए, अब जो आगे हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि जो मॉडर्न थिंकर्स थे, ठीक है, और जो क्लासिकल थिंकर्स थे सोशियोलॉजी के, उनमें क्या डिफरेंस है. अब आपके बुक में बहुत सारा देखिए स्पेलिंग मिस्टेक्स था, तो कुछ कुछ यहाँ पे भी आ गया है. जैसे यहाँ पे लॉस TAWS की जगह LAWS होगा, और यहाँ पे मॉडर्न जो है MODEM नहीं होगा, यहाँ पे होगा. रुकिए, मैं आपके लिए ये लिख देता हूँ. कुछ कुछ चीज़ मैं आपके लिए लिख भी दूंगा ताकि ये आपके लिए आसान रहेगा. ठीक है, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि अच्छे से पढ़ेंगे तभी आपको बढ़िया मार्क्स मिलेगा एग्ज़ाम में. ठीक है, तो देखिए ये होता है मॉडर्न, तो यहाँ मॉडर्न थिंकर्स ऑफ सोशियोलॉजी होगा. अब इन दोनों के बीच में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इनका आइडियाज़ था, मॉडर्न थिंकर्स और क्लासिकल थिंकर्स. देखिए, बोल रहा है ऑगस्ट कॉम्टे हु गेव सोशियोलॉजी इट्स नेम आइडेंटिफाइड 3 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. ऑगस्ट कॉम्टे जिन्होंने सोशियोलॉजी नाम दिया, ठीक है, समाज शास्त्र को अपना नाम दिया, वो कहते हैं कि जो मानव समाज है उसके 3 चरण है, 3 स्टेजेस है. थियोलॉजिकल, इन द फर्स्ट स्टेज द एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरियस phenomenon were given in religious terms. This stage was called theological. अब देखिए, जो पहला चरण है, ठीक है, इसमें अलग अलग एक्सप्लेनेशन दिया गया था, और यहाँ पर ये धार्मिक चीज़ों को देखकर, रिलीजियस टर्म्स को ध्यान में रख के दिया गया, और ये थियोलॉजिकल स्टेज है जहाँ पे हम लोग रिलीजियस टर्म्स देखेंगे. फिर है नेक्स्ट मेटाफिजिकल. अब मेटाफिजिकल में क्या है? इट्स सक्सेसर वॉज द स्टेज ऑफ मेटाफिजिक्स वेयर द एक्सप्लेनेशन वाज फिलोसॉफिकल. अब देखिए, नेक्स्ट है मेटाफिजिकल. यहाँ पे क्या हुआ कि इसमें ये स्टेज में हम लोग मेटाफिजिक्स देखे, ठीक है, जिसका एक्सप्लेनेशन फिलोसॉफिकल था. अब यहाँ पे देखिए कुछ नए नए वर्ड हैं, तो आइए मैं देखता हूँ आपके लिए कि मेटाफिजिक्स क्या होता है. मेटाफिजिक्स का मतलब होता है, रुकिए आपके लिए थोड़ा इसको जूम करते हैं ताकि आपको मोबाइल में क्लियरली ये दिखे. मेटाफिजिक्स बोल रहा है द ब्रांच ऑफ philosophy that deals with the first principle of things, including abstract concepts such as being, knowing, identity, time and space. ठीक है, अगर इसको हम लोग इसका मतलब हिंदी में देखेंगे तो होगा, ये थोड़ा शुद्ध हिंदी हो जा रहा है, फिलॉसफी होगा. ठीक है, अध्यात्म ज्ञान, अध्यात्म विज्ञान हम लोग इसको कहते हैं. नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा पॉजिटिविज्म. ठीक है, ये इसके बारे में हम आपको डिटेल में आगे के चैप्टर में पढ़ा चुके हैं. द फाइनल स्टेज इन द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन थॉट वाज ऑफ पॉजिटिविज्म वेयर फिनोमेना वर एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ द साइंटिफिक अप्रोच टू द सोशल वर्ल्ड. अब देखिए, जो अंतिम चरण था, इंसान का जो इवोल्यूशन बदलाव हुआ, हम लोग पहले शिकार करते थे, शिकार करते करते खेती बाड़ी तक आ गए, तो काफ़ी सारी चीज़ें बदली. तो यहाँ पे क्या है, हम लोग वैज्ञानिक तरीका देखें जो हमारा सामाजिक दुनिया है उसके प्रति. ठीक है, अब आगे देखिए. द आइडिया ऑफ इवोल्यूशन was carried forward in the works of the British sociologist Herbert Spencer 1820 to 1903, who wrote a 3-volume work entitled Principles of Sociology
1876, 1882, 1896, in which he argued for the universality of the principle of evolution. अब देखिए, जो इवोल्यूशन का जो आइडिया है, इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? आपका जो विकास हो रहा है, आप एक छोटा बच्चा जन्म जब लेता है और जब वो 25 साल का हो जाता है तो काफ़ी उसमें बदलाव आता है, तो उसी को इवोल्यूशन कहते हैं। तो जो इवोल्यूशन का आइडिया है, ठीक है, वो ब्रिटिश सोशियोलॉजिस्ट हर्बर्ट स्पेंसर, जिनका जन्म 1820 में हुआ था और मृत्यु जो हुई थी वो 1903 में हुई थी, वो 3 किताब लिखे थे, ठीक है, 3 वॉल्यूम उनका लिखे थे वो, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी 1876 में, 1882 में और 1896 में, जिसमें वो यह बात पर जोर दिए थे कि ये जो इवोल्यूशन का प्रिंसिपल है ये पूरे विश्व में हुआ। पूरा जो विश्व है वहाँ पर जो लोग थे वो इवॉल्व हुए, उनमें विकास होता चला गया, बदलाव होता चला गया। Spencer was convinced that societies evolve in the same manner as animal species. अब स्पेंसर ये बात को मानते थे, वो इस बात को से कन्विंस्ड थे कि जो समाज था वो उसी तरह से आगे बढ़ता है जैसे जानवर, ठीक है, जानवर की जो प्रजाति होती है। As generation passes, the most capable and intelligent, the fittest member of the society survive, while the less capable die out. अब देखिए, जिस जिस तरह से समय बीतता रहता है, जनरेशन्स बीतता रहता है, पीढ़ियाँ जाती रहती हैं, तो जो सबसे ज़्यादा केपेबल होगा, जो बुद्धिमान होगा, मतलब कहते हैं ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे मजबूत होगा समाज का वो सदस्य बचा रहेगा, और जो लेस केपेबल है वो मर जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। Thus, over time, societies become more differentiated and complex. तो इससे क्या हुआ, वक्त के साथ साथ समाज जो है उसमें बहुत बदलाव आता गया और ये बहुत जटिल होता गया। अब इसको इस तरह से समझिए, आप जिस समाज में रह रहे हैं, पहले भारतीय समाज में लव मैरिज करना ये प्रथा नहीं थी, और अगर थी भी तो बहुत कम, लेकिन आजकल शहर में ये सब बहुत आम बात होता चला गया। तो अब क्या हो गया, बहुत सारे परिवार में, बहुत सारे लोगों में अब ये समाज का एक रूप बन गया। इसी तरह से पहले लड़कियों का घर से बाहर निकल के ऑफिस जाना उतना नहीं होता था, लेकिन आज हो रहा है। तो कि क्या है, ये इवोल्यूशन है, चीज़ें बदल रही हैं, अच्छा है ये सब चीज़ बदल रहा है, ठीक है। बहुत सारे नियम हैं जो कि आस्ते आस्ते समाज में जो लोग रह रहे हैं उनके अनुसार बनाए जाते हैं, क्योंकि समाज क्या है, समाज हम लोगों से ही बना है। तो हम जो लोग अपने सुविधा के लिए चीज़ों को बनाते हैं, कहीं कहीं पर हम लोग को ये ध्यान देना चाहिए कि सब कुछ अपने सुविधा के लिए नहीं करना चाहिए। जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनसे आपको सलाह मशवरा ज़रूर करना चाहिए। आगे देखिए, बोल रहा है स्पेंसर कॉल्ड दिस प्रिंसिपल द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब स्पेंसर इस सिद्धांत को क्या कहते हैं, बोलते हैं जो फिटेस्ट है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये आप सुने होंगे, जो सबसे तंदुरुस्त है, चालाक है, सतर्क है, वो बचेगा। ऑल्दो स्पेंसर कॉइंड दिस फ्रेज, it is usually attributed to his contemporary Charles Darwin, who later proposed that living organisms evolve to survive the condition of their environment. अब देखिए, ये जो फ्रेज था ये स्पेंसर कहे थे, लेकिन बाद में जो चार्ल्स डार्विन थे वो इस बात को बोले कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब जो भी जीवन है, जीवित लोग हैं, वो अपने वातावरण के परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं ताकि वो वहाँ पे जीवित रह सके, सरवाइव कर सके। बिकॉज ऑफ देयर सिमिलैरिटीज, स्पेंसर्स व्यू ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी बिकेम एज सोशल डार्विनिज्म। अब देखिए, इन दोनों के सोच में सिमिलैरिटीज था, ठीक है, वो काफ़ी कुछ एक जैसा था, इसलिए स्पेंसर का जो सोच था वो क्या चीज़ को लेके, इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी, जो समाज में बदलाव हुआ, विकास हुआ, उसको हम लोग सोशल डार्विनिज्म के नाम से जानते हैं। आगे देखिए, आगे बोल रहा है द सोशियोलॉजी ऑफ ऑगस्ट कॉम्टे। अब यहाँ पे स्पेलिंग COMTE होगा, रुकिए इसको थोड़ा पहले कट करते हैं, उसके बाद यहाँ पे मैं आपके लिए स्पेलिंग लिख देता हूँ। कॉम्टे
and Herbert Spencer was best represented by Lester Ward 1814 to 1913 in the United States of America. अब देखिए, जो सोशोलॉजी के बारे में हम लोग ऑगस्ट कॉम्टे और हर्बर्ट स्पेंसर से पढ़े, ठीक है, उसको आगे लेस्टर वर्ड और अच्छे से समझाए, जिनका जन्म 1854 में हुआ था और मृत्यु 1913 में। ये कहाँ के हैं? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आइए लेस्टर वर्ड का आपको मैं फोटो दिखाता हूँ। अच्छा, लेस्टर वार्ड होगा, WARD। आप लोग के बुक में बहुत सारा एक्चुअली स्पेलिंग मिस्टेक्स है, जिसके वजह से थोड़ा इश्यूज हो जाता है, पर कोई नहीं, वी विल बी वर्किंग ऑन इट। देखिए, ये है लेस्टर फ्रैंक वार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ड है ये एक्चुअली वर्ड नहीं होगा, तो वेरी स्ट्रॉन्ग लेके काट देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे WARD, ठीक है, लेस्टर वार्ड होगा। अब देखिए, इस तरह से जो जो गलतियाँ बुक में हैं उनको हम लोग सुधारते जाएंगे। आगे देखिए क्या बोल रहा है। ही ऑल्सो मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन प्योर एंड अप्लाइड सोशियोलॉजी and argued that scientific processes could bring about social betterment. अब देखिए, प्योर सोशियोलॉजी और अप्लाइड सोशियोलॉजी मतलब समाज शास्त्र क्या था, समाज क्या था और क्या हम लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इनके बीच में वो डिफरेंस बताए। और वो कहते हैं कि जो वैज्ञानिक तरीका है उससे हम लोग को एक अच्छा समाज मिल सकता है, ठीक है। आगे देखिए, the credit for developing sociology as an independent discipline and science also goes to Emile Durkheim, 1858 to 1917, a French sociologist. अब देखिए, एमिल डर्कहिम, आइए इनका आपको मैं इमेज दिखाता हूँ, ठीक है। ये थे एमिल डर्कहिम, इसके आगे के वीडियोस में भी हम आपको दिखाए हैं, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि जो क्रेडिट है क्या चीज का? डेवलपिंग सोशियोलॉजी एज एन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन एंड साइंस, मतलब सोशियोलॉजी को विकास करना समाजशास्त्र का एक अलग डिसिप्लिन और साइंस के रूप में वो कौन किए थे? एमिल डर्कहिम, जिनका जन्म 1858 में हुआ था और मृत्यु 1917 में। ये फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट थे, फ्रांस के समाजशास्त्री थे। He was the author of some well-known works which are still consulted, such as The Division of Labor in Society, 1893, The Rules of Sociological Method, 1895, Suicide, A Study in Sociology, 1897, and The Elementary Form of Religious Life, ठीक है, 1950। तो ये कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे किताब लिखे। अब इनमें से कुछ किताब का यहाँ नाम लिखा है, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, जो कि 1893 में लिखा गया। द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड 1895 में। सुइसाइड, अ स्टडी इन सोशियोलॉजी 1897, एंड द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ 1915, ठीक है। तो ये सारी किताब आप अभी भी पढ़ सकते हैं। समाज शास्त्र से संबंधित आपको काफ़ी सारी जानकारियाँ मिलेंगी इससे। आगे देखिए, एमिल डर्कहिम said that sociologists study social facts which are objective and exist in the consciousness of the collectivity. अब देखिए, एमिल डर्कहिम क्या कहते थे कि जो समाज शास्त्री हैं वो क्या पढ़ते हैं? वो समाज से संबंधित तथ्यों को पढ़ते हैं, ठीक है, जो कि हम लोग का उद्देश्य है। और ये आपको कहाँ मिलता है? ये समाज के बारे में आप इतिहास में खोज सकते हैं, साथ हम लोग रहते हैं उस चीज़ पे आप देख सकते हैं कि समाज क्या चीज़ से बना। अब आगे देखिए, एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल्स ऑफ सोशल फैक्ट्स आर रूल्स ऑफ मैरिज, लॉज, रिचुअल परफॉर्मेंसेज एंड वेरियस काइंड ऑफ सोशल स्टैटिस्टिक्स एक्सेट्रा। अब आपको ये जो सोशल फैक्ट्स है वो कैसे आपको मिलेगा? शादी करने का तरीका, कानून कैसा है, फिर रीति रिवाज, परंपराएं हम लोग किस तरह से निभाते हैं, साथ साथ समाज में किस तरह से काम होता है, अलग अलग किस तरह से समाज है आपके आसपास। तो इससे आप समझ पाते हैं कि समाज किस तरह से आपके परिवार में या आपके
क्षेत्र में आगे बढ़ता गया, वो कहाँ से आया? Does social fact is exterior? अब यहाँ पे देखिए एक और मिसप्रिंट है, ये टैक्ट नहीं होगा, ये होगा फैक्ट। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग करते हैं, पहले इसको कवर कर देते हैं, फिर मैं आपको लिए ये यहाँ पे लिख दूंगा सोशल फैक्ट। आगे देखिए, Thus, social fact is exterior to the human mind and but it constraints on human behavior. तो देखिए, जो सोशल फैक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, ये क्या है? इंसान के दिमाग से बाहर है, ठीक है, लेकिन हम लोग इस चीज को करते हैं, जो हमारा व्यवहार है, जिस तरह से हम लोग शादी करते हैं। अब आपको याद तो नहीं होगा, ठीक है, बहुत लोगों को तो पता भी नहीं है कि उनके परिवार में जो नियम कानून माना जाता है वो कहाँ से आया था, सबसे पहले कौन माना था। लेकिन ये व्यवहार हम लोग करते हैं, जिस तरह से शादी का नियम, परंपराएं होती हैं, पूजा पाठ का तरीका होता है, तो वो सब हम लोग मानते हैं। हेंस सोशल फैक्ट्स डू नॉट हैव देयर ओरिजिन इन द इंडिविजुअल। इस तरह से प्रत्येक एक व्यक्ति में वो ये नहीं बता सकता है कि जो नियम वो मान रहा है वो आया कहाँ से था, उसके परिवार में कब से ये माना जा रहा है। फर्दर दे शुड बी एक्सप्लेन्ड बाय अदर सोशल फैक्ट्स rather than in terms of biological, physiological, environmental and geographical facts. अब देखिए, ये जो सामाजिक तथ्य हैं जो लोग अपने जीवन में मान रहे हैं, वो अपने बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल है, यहाँ पे एनवायरमेंटल और जोग्राफिकल तथ्य के हिसाब से वो लोग नियमों को मानते हैं। जिस वातावरण में रहे हैं उस हिसाब से इतिहास आगे बढ़ा, ठीक है। आप जिस जलवायु में रहे हैं, जो आपका भू क्षेत्र है, भूभाग है, ठीक है, भूगोल है, उसके हिसाब से आपके नियम कानून बने। आगे देखिए, इन हिज वर्क ऑन सुसाइड, आत्महत्या जिसको हम लोग कहते हैं, सुसाइड बहुत ही गलत चीज होती है। डर्कहेम शोड दैट ऑल्दो सुसाइड इज एन इंडिविजुअल एक्ट, द सुसाइड रेट इज नॉट। अब देखिए, जब वो सुसाइड के ऊपर किताब लिखे, उसके ऊपर काम कर रहे थे, तो वो बोले कि देखिए, हर एक व्यक्ति, आत्महत्या जो होती है वो व्यक्ति खुद करता है, इंडिविजुअल है, ठीक है, सबका अपना अपना निर्णय है। लेकिन अगर हम लोग सुसाइड रेट की बात करें, ठीक है, कि पूरे देश में, पूरे राज्य में कितने लोग मर रहे हैं, तो ये इंडिविजुअल नहीं है। द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर 1000 हु कमिट सुसाइड एवरी ईयर कॉन्स्टिट्यूट द सुसाइड रेट ऑफ दैट सोसाइटी। अब मान लीजिए आपके समाज में जितने लोग रहते हैं, उस अगर 1000 लोग हैं, ठीक है, तो उसमें जितने लोग एक साल में सुसाइड किए हैं वो बताएगा कि आपके समाज का सुसाइड रेट क्या है। मान लीजिए आपके यहाँ पे 100 लोग हैं, ठीक है, आपके गांव में या आपके शहर में, उस 100 लोग में अगर 5 जन ऐसा है जो पूरे साल में सुसाइड कर लिया, तो आपका सुसाइड रेट क्या हुआ? 5%। The suicide rate is the social fact and not the case of an individual suicide. जब हम लोग सुसाइड रेट की बात करेंगे तो ये एक सामाजिक सच्चाई है, सामाजिक तथ्य है, और ये किसी प्रत्येक व्यक्ति के सुसाइड से जुड़ा हुआ नहीं है। सबका जो आंकड़ा है, जो सुसाइड रेट है, उसको हम लोग मिलाएंगे, सबके नंबर ऑफ सुसाइड, फिर हम लोग को पता चलेगा कि सुसाइड रेट क्या हुआ। अ वेरिएशन इन सुसाइड रेट विद टाइम इज एन इंडिकेशन ऑफ चेंज इन द सोसाइटी। अब देखिए, वक्त के साथ जो सुसाइड रेट है अगर वो बदलता जा रहा है, तब हम लोग को समझ में आता है कि समाज में किस तरह से बदलाव हो रहा है। कहने का मतलब, मान लीजिए सन 1950 में जो सुसाइड रेट था वो 20% था, अब ये अनुमान है, और फिर मान लीजिए 1960 में जब देखा गया तो ये 10% था। तो यहाँ पे हम लोग को समझ में आ रहा है कि समाज में अब जो लोग हैं वो सुसाइड कम करते हैं। Therefore, a preceding social fact would explain another social fact. तब इससे क्या होगा कि आप अगर पहले का कोई समाज से संबंधित घटना को देखेंगे, तथ्य को देखेंगे, तो उससे आपको दूसरी घटना के बारे में पता चलेगा, क्योंकि जो भी आपके जीवन में हो रहा है, जो भी आपके समाज में हो रहा है, वह एक दूसरे से जुड़ा है। In these terms, Durkheim showed the autonomy of the sociological explanation as different from explanation in other social science subjects.
तो इस तरह से डर्कहिम है जो बता रहे हैं कि जो सोशियोलॉजी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जो समाजशास्त्र को हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो यूनिक है, ठीक है, वो अलग है सबसे। सोशल साइंस में जो हम लोग दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इससे अलग है समाज, जो हम लोग समाजशास्त्र के बारे में बात कर रहे हैं। द इम्पैक्ट ऑफ डर्कहिम ऑन ब्रिटिश सोशल एंथ्रोपोलॉजी वॉज ट्रमेंडस। अब देखिए डर्कहिम का जो प्रभाव पड़ा किस पर, ब्रिटिश सोशल एंथ्रोपोलॉजी में, वो बहुत ही गहरा प्रभाव था। आगे देखिए क्या बोल रहा है। इन जर्मनी द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वर्क वॉज ऑफ मैक्स वेबर 1964 टू 1920। अब जर्मनी की बात करूं तो वहां पे सबसे प्रभावित जो कार्य था समाजशास्त्र से संबंधित, वो मैक्स वेबर का था, जिनका जन्म 1864 में हुआ था और मृत्यु 1920 में। आइए मैक्स वेबर का आपको फोटो दिखाते हैं, वो कैसे थे दिखने में। ये देखिए, ये थे मैक्स वेबर। अब आगे देखिए, बोल रहा है he is known for the work titled Basic Concept in Sociology, General Economic History, the Protestant Ethic, and the Spirit of Capitalism, and the Theory of Social and Economic Organization। तो देखिए, इनको क्यों जाना जाता है, क्योंकि वो जो किताब लिखे थे, वो जो काम किए थे, क्या चीज़ के ऊपर, बेसिक कॉन्सेप्ट इन सोशोलॉजी, साथ ही साथ जनरल इकोनॉमिक हिस्ट्री, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, एंड द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, इस पर ये काफ़ी काम किए थे। आगे देखिए, इन कंपैरिजन टू डर्कहिम, Weber said that the sociologist studies social action, which is an act an individual performs, to which he assigns meaning। अब देखिए, डर्कहिम के कंपैरिजन में, तुलना में, वेबर कहते हैं कि समाजशास्त्री क्या पढ़ते हैं, समाजशास्त्री जो सोशोलॉजिस्ट होते हैं वो समाज में हो रही घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, क्या क्या हुआ था समाज में, जो कि हर एक व्यक्ति का काम है, ठीक है, हर एक व्यक्ति जो काम किया था उसको पढ़ते हैं, जिससे समाज के बारे में हम लोग को पता चलता है, क्योंकि लोग जिस तरह से रह रहे हैं, जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, जो नियम कानून मान रहे हैं, वही तो उनका समाज हुआ। द जॉब ऑफ द सोशियोलॉजिस्ट इज टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्टिव मीनिंग ऑफ एन एक्ट। ओके, अब देखिए, सोशियोलॉजिस्ट का काम क्या होगा, ये समझना कि कोई भी जो घटना हुई है वो क्यों हुई, उसका मतलब क्या था, ठीक है। Weber was particularly interested in studying the factor that gave rise to capitalism in Western Europe। अब देखिए, पश्चिम यूरोप में जो कैपिटलिज्म आया, जिस कैपिटलिज्म का विकास हुआ, वो किस तरह से हुआ, वेबर इस चीज़ को पढ़ना चाहते थे, वो इस चीज़ पर उनकी ज़्यादा रुचि थी कि ऐसे क्या कारण था कि वेस्टर्न यूरोप में कैपिटलिज्म का बहुत विकास हुआ। He said that Protestantism played a central role in generating work ethic। अब देखिए, यहाँ पे एक वर्ड है प्रोटेस्टेंटिज्म, तो आइए इसका मतलब देखते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है द फेथ, प्रैक्टिस एंड चर्च ऑर्डर ऑफ द प्रोटेस्टेंट चर्चेस, ठीक है। अगर इसका मतलब मैं आपको हिंदी में बताऊं तो ये होगा प्रोटेस्टेंट। अब आगे देखिए, तो इससे क्या हुआ, आपका वर्क एथिक बना, ठीक है। ही ऑल्सो मेड एन इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू सोशोलॉजिकल मेथड्स। अब देखिए, जो भी हम लोग सोशोलॉजिकल मेथड्स यूज़ करते हैं समाज को जानने के लिए, समाज को पढ़ने के लिए, उसमें इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। आगे देखिए, द आइडियाज ऑफ द जर्मन सोशल थिंकर कार्ल मार्क्स 1881 to 1883 were also influential in sociology। अब देखिए, कार्ल मार्क्स, जिनका जन्म 1811 में हुआ था और मृत्यु 1883 में, वो एक जर्मन सोशल थिंकर थे, ठीक है।
और उनका भी जो काम है वो समाजशास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण रहा। आइए आपको कार्ल मार्क्स का इमेज दिखाते हैं। ये देखिए, ये थे कार्ल मार्क्स, ठीक है। आगे देखिए, मच ऑफ वेबर सोशियोलॉजी वॉज रिएक्शन टू मार्क्स थॉट्स। अब देखिए, वेबर का जो समाजशास्त्र है, जो वो जो सोशियोलॉजी बताते हैं, वो क्या था, मार्क्स का जो थॉट्स था, मार्क्स जो सोचते थे उस पर वो रिएक्ट किए हैं, अपनी प्रतिक्रिया दिए हैं। मार्क्स argued that every society beginning with slavery was divided into two classes. One of those who owned land, resources, and technology, and the other of those who did not have anything to sell in the market except their labor. अब मार्क्स ये तर्क देते हैं कि जब भी समाज का आरंभ हुआ, ठीक है, तो वो किससे हुआ, स्लेवरी से। लोग स्लेव थे, वो आपके नौकर थे, ठीक है। यहाँ पे स्लेवरी वर्ड है, आइए इसका भी आपको डिटेल डेफिनेशन देते हैं। अब देखिए, स्लेवरी होता है जो, अगर आप किसी के नौकर हैं, ठीक है। स्लेवरी इज एन सिस्टम, एनी सिस्टम इन विच प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर्टी लॉ आर अप्लाइड टू पीपल, अलाउिंग इंडिविजुअल टू ओन, बाई एंड सेल अदर इंडिविजुअल्स, ठीक है। अब स्लेवरी का अगर हम मीनिंग आपको बोले तो मतलब हो जाएगा गुलामी। तो अब देखिए, जो गुलामी होता था वो क्या होता था। अब ये दो तरह के उस समय लोग होते थे। पहले लोग गुलाम थे, एक वो होता था वर्ग जिसके पास ज़मीन जायदाद था, संसाधन थे, टेक्नोलॉजी था, वो अमीर था, ठीक है। अब जो दूसरा था वो क्या था, वो लोग जिनके पास कुछ नहीं था, ठीक है। बाजार में सिर्फ वो अपना श्रम बेच सकते थे, ठीक है, गुलामी कर सकते थे दूसरों के लिए। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि लेबर का काम करते हैं, क्योंकि उनके पास अपना ज़मीन जायदाद नहीं है, पैसा नहीं है, वो लेबर वर्क करते हैं, उनको पैसा मिलता है, उससे वो अपना जीवन जीते हैं। आगे देखिए, द क्लास वॉज अ रेलेवेंट फैक्टर इन अंडरस्टैंडिंग अ पर्सनस बिहेवियर, मोटिवेशन एंड आइडियाज। अब व्यक्ति किस क्लास का है, वो अमीर है या गरीब है, इससे पता चलता था कि उसका व्यवहार कैसा होगा, वो कितना मोटिवेटेड है, वो क्या सोचेगा। मार्क्स emphasized the role of historical factor in conditioning the behavior of human beings. अब देखिए, मार्क्स इस बात पर जोर देते हैं कि जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं उनको हम लोग को देखना होगा, लोगों का किस तरह से व्यवहार हुआ, वो क्यों हुआ, उसके पीछे क्या कारण था, वो देखना होगा। मार्क्स बिलीव दैट कॉन्फ्लिक्ट वॉज द इनिशिएटर ऑफ सोशल चेंज। मार्क्स ये मानते हैं कि जब भी समाज में कोई बदलाव आया, वो क्यों आया, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट हुआ, मतभेद हुआ, समस्याएं आई, इसलिए बदलाव हुआ। Therefore, he has given central importance to the concept of conflict as the positivist like contested the role of order. अब देखिए, यहाँ पे एक वर्ड है, इसको एक पहले हम लोग सर्च करते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है। अब देखिए, यहाँ पे इसका बहुत सारा मीनिंग दिया गया है, ठीक है। तो इसका एक बार सर्च करते हैं। इस बहुत लोग स्पेलिंग एरर भी बताते हैं इसको, लेकिन ये वैसा नहीं है। तो बोल रहा है कि वो इस चीज़ पर सेंट्रल इम्पोर्टेंस देते हैं, इस चीज़ पर सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं, ये समझना कि जब भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जब भी समस्याएं आई, तो उससे कुछ सकारात्मक बदलाव हुआ, ठीक है। और आज जो आप समाज देख रहे हैं वो काफ़ी बदला हुआ समाज है, शुरू से समाज इस तरह से नहीं था। वी हैव डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इन फ्रांस, कॉम्टे, डकहेम, जर्मनी, मार्क्स, वेबर, इंग्लैंड, स्पेंसर। अब देखिए, हम लोग सोशियोलॉजी की जो विकास यात्रा को देख रहे हैं, इसमें हम लोग काफ़ी चीज़ें पढ़े। फ्रांस के सोशियोलॉजिस्ट कॉम्टे, डकहेम, जर्मनी के सोशियोलॉजिस्ट मार्क्स, वेबर, इंग्लैंड के समाजशास्त्री सोशियोलॉजिस्ट स्पेंसर का हम लोग पढ़े। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज स्कॉलर्स हैव एक्सर्टेड इन्फ्लुएंस इन सोशियोलॉजी एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में सभी जगह ये जो स्कॉलर्स थे, ये जो योगदान दिए समाजशास्त्र के प्रति, ये बहुत ज़्यादा प्रभाव छोड़ा। लेटर ऑन G.H. Mead, Talcott Parson and G. Wright Mills exercised great influence in sociology
around the 1929 to 1930s in the USA and other parts of the world. तो आइए एक बार ये सब नाम चेक कर लेते हैं इमेजेस, तो आपको पता चल जाएगा ये सब नाम सही है. अब देखिए GH मीट मतलब जॉर्ज हर्बर्ट मीट, ठीक है. इनका आप इमेजेस में जब जाएंगे तो ये थे, ठीक है. नेक्स्ट जो हम लोग बात कर रहे हैं टैलकॉट पार्सन. आइए इनका इमेज देखते हैं. ये थे टैलकॉट पार्सन. नेक्स्ट सी राइट मिल्स. ये सब सोशियोलॉजिस्ट थे, समाजशास्त्री थे, ठीक है. सी राइट मिल्स का पूरा नाम चार्ल्स राइट मिल्स. जन्म 28 अगस्त 1916, मृत्यु 20 मार्च 1962, ठीक है. आइए आगे देखते हैं. बोल रहा है कि समाज शास्त्र में इनका बहुत प्रभाव रहा, बहुत अच्छा काम किए. 1929 से 1930 के दौरान द USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में. आगे देखिए, आगे बोल रहा है ग्रेजुअली द डिपार्टमेंट्स ऑफ सोशियोलॉजी was stated in the 19th century and the beginning of 20th century in the West. अब इस तरह से जो आपका सोशियोलॉजी समाजशास्त्र का जो डिपार्टमेंट था, ठीक है, वो कब से माना गया? स्टेटेड 19th सेंचुरी. और इसका बिगनिंग कब से माना जाता है? 20वीं सदी, 20th सेंचुरी. कहाँ पर? पश्चिम में, इन द वेस्ट. द फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इन नॉर्थ अमेरिका ओपनड 1892 एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो. अब देखिए, शिकागो यूनिवर्सिटी में सबसे पहले सोशियोलॉजी का डिपार्टमेंट खोला गया, ठीक है. सोशियोलॉजी पढ़ाया जाने लगा नॉर्थ अमेरिका में. कब? 1892 में. मैकगिल यूनिवर्सिटी इन कनाडा गेव इट्स फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इन 1912. अब कनाडा में मैकगिल यूनिवर्सिटी, ये सबसे पहला सोशियोलॉजी का डिपार्टमेंट कब दिए? 1922 में. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ओपन इट्स डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इन 1930. द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट बर्कली इन 1950s. फिर प्रिंटन यूनिवर्सिटी इन 1960s, followed by the University of Yale, Columbia, etc. in the USA. अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कब किया? 1930 में. यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया जो कि बर्कले में है, वो कब किया? 1950 में. प्रिंटन यूनिवर्सिटी 1960 में, ठीक है, बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ येल, कोलंबिया, यूएस में. तो अलग अलग जगह पर सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट बनाया गया. Sociology as a discipline started very late in the universities of the UK through a large number of great sociologists contributed from the UK. Even London School of Economics started in 1960s. अब देखिए, सोशियोलॉजी जिसको एक डिसिप्लिन के तरह से यूके यूनाइटेड किंगडम के जो यूनिवर्सिटीज़ थे उनमें बहुत लेट चालू किया गया, ठीक है. इसमें बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट हुए, बहुत महान सोशियोलॉजिस्ट हुए इसके, और इस पे काम होने लगा, ठीक है. और इवन लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो भी 1960 में यह स्टार्ट किया. अब नेक्स्ट वीडियो देखिए. नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे 2.2 डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया.